शाबाश। सागर जी, क्या हुआ सागर जी? मैंने फिर से वही भयानक ख्वाब देखा कि मेरा कार में एक्सीडेंट हो गया। इसमें घबराने की क्या बात है सागर जी? ख्वाब तो बस ख्वाब होते हैं ना, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, लेकिन ये मुझे क्यों परेशान करते हैं? मेरा क्या ताल्लुक है इस ख्वाब से? बेटा, ख्वाबों का जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। माँ, मैं सागर जी को यही तो समझा रही थी। पायल, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ ये भयानक एक्सीडेंट मेरी यादों से गुजर जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हादसा मेरे ही साथ हुआ है। पायल, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट की कहानी मेरे अतीत की सच्चाई हो? बेटा, तुम अपने अतीत के बारे में सोचकर इतना क्यों परेशान होते हो? हम सब इस बात के गवाह हैं कि तुम ही सागर हो, वही सागर जिसका इस गांव में अपना घर हुआ करता था, अपने माँ बाप थे, लेकिन एक हादसे ने उस परिवार को मिटा दिया। लेकिन तकदीर ने तुम्हें जिंदा रखा। बेटा, तुम्हारे अतीत की यही सच्चाई है। जो तुम ख्वाब में देखते हो उसे देखकर परेशान मत हुआ करो। बेटा, अब सो जाओ। पायल, तू भी चल बेटा, तू भी सो जा चल के। सुबह उठ के तुझे फूल लाने हैं ना, मंदिर भी जाना है। चल बेटा, सो जाना। हाँ, परेशान मत होना ज्यादा। ये लो, तुम तो अभी भी सोच में डूबी हुई हो बेटा। आराधना अब ठीक हो चुकी है और वो जल्दी घर आने वाली है। आंटी, मम्मी जी होश में आ गई हैं। हम सब के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि अचानक मम्मी जी के मुंह से ब्लड क्यों आया? कहीं कहीं उन्हें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? तानू बेटा, तुम तो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हो। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था कि इतने दिनों तक बेहोश रहने के बाद अचानक उसे होश आ गया, इस वजह से ऐसा हुआ। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आंटी, एक मम्मी जी ही तो है जो इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल सकती है। हम सब उन्हीं के सहारे तो हैं। इसलिए उन्हें किसी भी तकलीफ में देखती हूँ तो मेरा जी घबरा उठता है। मैं समझ सकती हूँ तानू, पर मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि आराधना अब घर आने वाली है और तुमने तो कहा था कि आराधना को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब सोचो कि वो तुम्हें इस तरह से उदास दिखे तो क्या सोचेगी? नहीं आंटी, मैं मम्मी जी के सामने अपने चेहरे पर उदासी नहीं आने दूंगी। मेरे लिए मुस्कुराना नामुमकिन है, लेकिन मम्मी जी के सामने मैं अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बना रखूंगी। मैं उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होने दूंगी
कि इस घर में गमों ने अपना बसेरा बना लिया है। हाँ तनु, हमें ऐसा ही करना होगा। पर मैं तो खुद बहुत परेशान हूं कि जब आराधना आएगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। वो अपनी जिम्मेदारियां मुझे सौंप के गई थी और मैं उन जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं सकी। आंटी, आप इन सब बातों का दोष अपने ऊपर क्यों लेती हैं? हकीकत तो यह है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया है। आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, हमारे परिवार को सही नसीहत दी है। आप एक माँ का फर्ज अदा करने में कभी नहीं चुकी। सो जा बेटा, रात काफी हो चुकी है। हाँ विक्की जी, बोलिए। सॉरी तनु, मुझे पता है कि ये वक्त फोन करने का नहीं है, लेकिन बात इतनी जरूरी थी कि मुझे इस वक्त फोन करना पड़ा। पहली इंस्टॉलमेंट तो आपको पहुंच ही चुकी है। आपके बाकी के पैसे भी बहुत जल्द दे दिए जाएंगे। फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं आपके पैसे चुका नहीं पाऊंगी? तनु जी, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मेरे प्यार को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि आप मुझे ही नहीं समझ पाए। और जहां तक इंस्टॉलमेंट का सवाल है तो ये अभिमान की बात नहीं है। विकी ओबरॉय के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा बहुत है मेरे पास। अगर कमी है तो सिर्फ एक हमसफर की, आप जैसे हमसफर की, जिसे पाने के लिए मुझे बार बार आपके पास आना पड़ता है। आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप मेरी चाहत को कबूल कर लें। खैर तनु, आई वॉन्ट टू मीट यू। क्यों? और कितनी बदनामी देंगे मुझे? वैसे भी बदनामियों के छींटे तो मेरे ऊपर पड़ने ही लगे हैं। मैं बदनामियों की छींटों को आपके ऊपर पड़ने से रोकना चाहता हूं तनु जी। अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं तो मुझसे दूर ही रहें, मुझसे बात करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आपसे मिलना, आपके साथ रहना ही मेरे लिए बदनामी का सबब बनता जा रहा है। लेकिन तनु जी, अब आप मुझसे कोई बात मत कीजिएगा। गुड नाइट। जिस विकी ओबेरॉय को दुनिया में कोई भी चीज पाना बेहद आसान हो, जिस पर बहुत सी लड़कियां मरती हो, जिसके लिए अच्छे अच्छे पैसे वाले इज्जतदार आदमी, शोहरत वाले लोग अपना दामाद बनाने के लिए तरस रहे हो, वो विकी ओबेरॉय एक लड़की के सामने प्यार की भीख मांग रहा है। और कमाल की बात यह है कि वो भीख मांगने के बाद भी वो लड़की उसके साथ तैयार नहीं है। हाँ माँ, मैं उससे प्यार की भीख मांग रहा हूँ मैं उससे भीख, क्योंकि जिस लड़की से आपका बेटा प्यार करता है ना, उस जैसी लड़की ना दुनिया में थी, है और ना होगी। विकी, तुम तनु के प्यार में अंधे हो गए हो। तुम्हारे प्यार को देखकर ही मैंने सोचा कि उसे अपनी बहू बना लूं, लेकिन जब से उसने इनकार किया है, मुझे लगा कि मैंने अपनी सोच बदलकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तनु तुम्हें मिल जाती तो मुझे बेहद खुशी होती, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी नहीं हो सकती। और तुम इस सच्चाई को कबूल ना करके सिर्फ अपने साथ बल्कि मेरे साथ भी नाइंसाफी कर रहे हो। क्या बात है, आज महीनों बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ। हाँ आदित्य, वो इसलिए कि अब मेरी माँ इस घर में हम सब के बीच वापस आने वाली है। हम सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, है ना आदित्य? मैं कहता था ना, वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता। हाँ आदित्य, तुम एकदम सही कहते थे। पर ना जाने क्यों इस खुशी के साथ साथ मन में एक डर भी है। आदित्य,
जब माँ को हमारे बच्चे के बारे में पता चलेगा तो। आदित्य, तुम लोगों ने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं पूर्वा, माँ को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा था, लेकिन हम सब ने बहाना बना दिया कि जब वो घर आएंगी तभी तुम उनसे मिलोगी। पर कैसे आदित्य, कैसे मिलूंगी मैं उनसे? वहां तो तुम लोगों ने ये बात छुपा ली, पर जब मैं उनके सामने आऊंगी तो इस बात को कैसे छुपाया जा सकता है? पूर्वा, माँ ने अपनी जिंदगी में इनसे भी बड़े दुखों का सामना किया है। इस दुख का सामना भी वो कर लेंगी। और फिर हम लोग हैं ना, हम उन्हें समझाएंगे कि नसीब का यही फैसला था। हाँ आदित्य, तुम सही कहते हो। हम माँ को सब कुछ समझा देंगे। बस एक बार वो सही सलामत घर वापस लौट आए। आदित्य, माँ के बिना तो सारा घर ही अधूरा अधूरा लगता था, और अब जब उनके वापस लौट आने की उम्मीद जाग उठी है तो ऐसे लगता है जैसे इस घर का सारा अधूरापन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जिस बात के लिए तुम इतनी खुश हो रही हो, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं तुम्हें कि जिस माँ का तुम आने का इंतजार कर रही हो, वो तो हमेशा हमेशा के लिए हम सबका साथ छोड़कर जाने वाली है। हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। नमस्ते, कैसे हैं आप? मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर अफसोस की बात तो ये है कि ये मुस्कुराहट ज्यादा दिन तक तुम्हारे चेहरे पे रहने वाली है। ओह, तो कौन छीनेगा मेरी ये मुस्कुराहट? आपकी वो विधवा लाचार तनु, या फिर वो आराधना जी जो यहाँ अस्पताल में एक जिंदा लाश की तरह पड़ी, या फिर मैं छीनूंगी तुम्हारी मुस्कुराहट। बस थोड़ा इंतजार करो। इस वक्त मैं अपनी कुछ उलझनें सुलझाने में लगी हूँ, पर उसके बाद मैं दावा करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी उलझनों से भर दूंगी जिन्हें तुम कभी भी सुलझा नहीं पाओगे। ये जो आप बातें करती हैं इस तरह की, आप हमेशा से ऐसे ही करती हैं या मित्तल परिवार से मिलने के बाद में करने लगी? कि वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बातें ही करते हैं, कर कुछ नहीं पाते। मयंक, मित्तल परिवार अगर चाहता तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देता, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करो कि ये मित्तल परिवार ही है जो दूसरों की गलतियां माफ कर देता है। तो फिर क्या कहें ऐसे लोगों को? दरिया दिल या बेवकूफ? बेवकूफ तुम जैसे लोग होते हैं मयंक चौधरी। हाँ मयंक चौधरी, बेवकूफ तुम जैसे लोग होते हैं जो तब तक नहीं सुधरते जब तक उनका वजूद नहीं मिट जाता। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें कभी सजा नहीं मिलेगी? गुनाहों की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलती है। और ये मत भूलो कि तुम सिर्फ जमानत पर छूटकर बाहर आए हो, बाइज्जत बरी होकर नहीं। जिस दिन तुम्हारी ये जमानत की तारीख खत्म हुई ना, उसी दिन सलाखों के पीछे होंगे। और हर बार तुम्हारी तकदीर तुम्हारा साथ दे ये जरूरी नहीं है। मयंक चौधरी, अब तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा ना। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं ही तुम्हें समझा देती। फिलहाल इंस्पेक्टर साहब तुम्हें समझा देंगे, ठीक है? हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ मुझे समझाने आए हैं या फिर उस लेबर का बयान लेने आए हैं जो मेरी फैक्ट्री में घायल हो गई? बयान तो मैंने ले लिया है, अब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि लापरवाही लेबर की थी या तुम लोगों की। हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि मम्मी जी के घर लौटने से पहले
विकी की सारी रकम लौटा दूं, ताकि जब उन्हें इस बात की जानकारी हो कि घर नीलाम हुआ था तो उन्हें इतना दुख न पहुंचे। तो तू काम क्या करना चाहती है? भाई मेरी मदद तो तू लेगी नहीं। पापा, मैं अपनी कंपनी को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहती हूँ और डीके साहब ने भी कह दिया है कि वो अब इस कंपनी को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी के सारे शेयर खरीद लूं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। बोल, मुझे क्या मदद करनी होगी? बस पापा, एक एडवाइजर की जरूरत है। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा ये बता, अगर मैं एडवाइजर बनना चाहूं तो? आप और एडवाइजर? अरे भाई, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तनख्वाह लूंगा। आप जानते हैं कि मैं एहसान नहीं लूंगी, इसलिए आप तनख्वाह की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्या है, तनख्वाह पर मेरा हक बनता है, मैं अपना हक कैसे छोड़ दूं? अच्छा ये बता, अब मुझे एडवाइजर की नौकरी मिलेगी या नहीं? मना करने की कोई वजह ही नहीं है। तो फिर ठीक है, डीके के साथ जो तेरी मीटिंग हो गया उसमें मैं एडवाइजर के तौर पर चलूंगा, ठीक है? ओके पापा, बस मैं साहिल के सपने को किसी भी तरह पूरा करना चाहती हूँ, किसी भी तरह। ये कहाँ है तुम्हें? पायल? देखिए ना सागर जी, इसे देख के याद करने की कोशिश कीजिए। ये वो घर है जहाँ हम लोग मिला करते थे। ये हमारी मुलाकातों का गवाह है। इससे पूछिए ना, कुछ याद आया आपको? कुछ याद आया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपको याद है? आपको याद है एक दिन रात को मैं आपके लिए खीर बना के लाई थी और मैं यहीं आई थी और फिर रामदीन काका अचानक आ गए थे और हम लोगों ने कितनी मुश्किल से उन्हें बेवकूफ बनाया था। याद है ना आपको? याद है? नहीं पायल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए, ये गजरा जो आपने मेरे लिए अपने हाथों से बनाया था। याद आया सागर? कुछ याद आया? ये गुड़िया जो तुम मेरे लिए मेले से लाए थे और तुमने कहा था पायल तुम एकदम इस गुड़िया जैसी दिखती हो। अगर याद करना, कुछ याद करने की कोशिश करो ना। अगर कुछ तो याद करो। सागर, मैं तो एक भी बात नहीं भूली ना। तो कैसे भूली? चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसे देख के आपको सब कुछ याद आ जाए। पायल, ये कहाँ लाई हो तुम? क्या हुई भाई? ये देखिए, इसे देख के याद करने की कोशिश कीजिए। अब बोलो कि तुम मेरे सागर नहीं हो और मैं तुम्हारी पायल नहीं।
कुछ